नमस्कार। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत। मैं अम्मू और आपके लिए आज मैं फिर से एक सुंदर कहानी सुनाने के लिए आई हूँ। आज की कहानी है सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई कहानी अजनबी। तो आइए कहानी सुनाती हूँ। न जाने क्यों लोकनाथ को अपने जीवन की हर बात किसी न किसी जानवर की सूरत में याद आती थी। बचपन पे के कितने ही पल एक अघाई हुई बिल्ली की तरह मियाऊ मियाऊ करते हुए उसके पास से गुजर जाते थे। इन पलों को जैसे उसकी माँ ने अभी अभी दूध से भरी कटोरी पे लाई हो और इसके भूरे झबरेले बालों को उसके बाप ने जैसे अभी अभी अपने हाथों से सहलाया हो। लोकनाथ को अपनी बीवी बहुत पसंद थी। इसी बीवी को लोकनाथ का दिल कहता था कि उसने किस्सा कथाओं के इश्क से भी ज्यादा इश्क किया था। उसके साथ बिताई और बीत रही घड़ियां लोकनाथ की नजर में ऐसी थीं जैसे नन्ही नन्ही चिड़ियां उसके आसपास चहकती हों, जैसे कुंजों की एक कतार बादलों को काट कर गुजरी हो, जैसे घुघियों के कुछ जोड़े उसकी खिड़की में आकर बैठ गए हों, जैसे सुग्गों का एक झुंड उसके आंगन के एक पेड़ में आ बैठा हो। विवाह से पहले लोकनाथ अपनी बीवी को उसके जन्मदिन पर एक किताब भेंट किया करता था। हर साल उसे यकीन था कि उसके जीते जी उसकी बीवी का कोई ऐसा जन्मदिन नहीं आएगा जब वह एक किताब उसे भेंट नहीं करेगा। लोकनाथ की जिंदगी के कुछ पल मासूम उड़ते परिंदों की तरह थे, कुछ पालतू परिंदों की तरह और कुछ जंगल के जानवरों की तरह। पर किसी पल से वो कभी डरा नहीं था, चौंका भी नहीं था। पर एक लोकनाथ की जिंदगी में एक वह घड़ी आई थी, मुश्किल से 15 मिनटों के लिए, जो एक बार एक चमगादड़ की तरह उसके मन में चली आई थी। और बेशक होश हवास की सारी खिड़कियां खुली थी, पर वह घड़ी एक अंधे चमगादड़ की तरह बार बार दीवारों से टकराती रही थी और बार बार लोकनाथ के कानों पर झपटती रही थी। लोकनाथ ने घबराकर कानों पर हाथ रख दिए थे और कुछ मिनटों के लिए उसे आवाजें सुनाई नहीं दी थी। उसकी ज़मीर की आवाज भी नहीं, पर एक आवाज थी जो उस समय भी कनपटियों में उसे सुनाई देती थी और खून की उस आवाज से छुटकारा पाने के लिए वह हमेशा तड़पता रहता था। इस चमगादड़ जैसी घड़ी के आने का कोई समय ही नहीं था। कभी फ्राइड के पन्ने उलटते हुए अचानक आ जाती, तो कभी किसी खूबसूरत कविता को पढ़ते पढ़ते अचानक आ जाती। आज जब लोकनाथ की बड़ी बेटी सुचेता मायके के प्रसूत काल काटकर ससुराल जाने लगी थी और नन्हे से बालक को झोली में लेकर जब उसने अपने बाप से मिन्नत की थी कि उसकी छोटी बहन रीता को कुछ दिनों के लिए उसके साथ ससुराल भेज दे, क्योंकि छोटा सा बालक शायद उससे अकेले ना संभले, तो लोकनाथ के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। एक चमगादड़ उसके सिर पर मंडराने लगा था। आंगन में बैठी उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसे लेने आया उसका खाविंद, झोली में पड़ा बच्चा, कुछ दूर पर बैठी उसकी दूसरी बेटी, आंगन में कैरम खेल रहा उसका पोता, सब उसके आंखों के सामने आ गए थे। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। एक चमगादड़ उसके सर पर बार बार मंडरा रहा था और धीरे धीरे वो सब चेहरे जैसे उसकी आंखों से ओझल हो गए। यह चमगादड़ एक स्मृति थी। बात 22 साल पहले की थी। लोकनाथ के घर जब पहला बच्चा हुआ था, यही सुचेता, लोकनाथ की बीवी बेहद कमजोर हो आई थी।
अपनी बीवी को मायके से अपने घर लाने की जगह वह उसे पहाड़ पर ले गया था। छोटा सा बच्चा न उससे संभल पा रहा था न उसकी बीवी से, इसलिए वह अपनी बीवी की छोटी बहन को भी अपने साथ पहाड़ पर ले गया था। 15 सालों की वह उर्मी उसे बिल्कुल अपनी बहन सी दिखाई देती, या अपनी बेटी की तरह जो कुछ सालों बाद उसी की उम्र की हो जाने वाली थी। कई बार बच्ची जब सो रही होती तो उर्मी को घुमाने के लिए वह अपने साथ ले जाता। उसकी बीवी तब चल नहीं सकती थी। कहीं कहीं चीड़ के पेड़ों के नीचे झरे हुए तिनकों की तह बैठ जाती थी। उर्मी दौड़ पड़ती थी तो लोकनाथ उसे फिसलने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसके आगे लोकनाथ को नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ। एक गंध थी जो उसके गले सिमट आई थी, और फिर यह गंध कुहासे की तरह उठी और उसके गले से होकर माथे में छा गई। और फिर सारे चेहरे उस कुहासे की ओट में छुप गए। उर्मी का चेहरा, उसकी बीबी का चेहरा, उसकी बच्ची का चेहरा। चेहरों का एहसास होता था पर पहचाने नहीं जाते थे। फिर लोकनाथ को लगा कि दूर पास कहीं कोई बस्ती नहीं थी। जहां तक नजर जाती थी वहां तक सिर्फ खंडहर ही थे। फिर किसी खंडहर में से चमगादड़ों की एक तेज गंध उठी और उसके सिर में छा गई। पूरे सिर में वह गंध रच बस गई। 15 मिनटों का वह समय जब उसकी उम्र से टूटकर एक अंग की तरह दूर जा पड़ा तो लोकनाथ को लगा कि उसकी सारी जिंदगी अपाहिज बनकर रह गई थी। उस शाम जब वो घर लौटा, उसकी बीवी के कमरे में जो मोमबत्ती जल रही थी, लोकनाथ को लगा उस मोमबत्ती की लपट उसके चेहरे की तरफ देखकर थरथराती हुई जैसे जल्दी से बुझ जाना चाहती है। दूसरे दिन वह पहाड़ से लौट आया था। उर्मी को उसके माँ बाप के पास उसके घर छोड़ आया था, और उस दिन के बाद उसने उर्मी को उसके विवाह के दिन एक बार भरे आंगन में देखा। यह उसके लिए एक माफी थी जिसे वह सारी उम्र अपने कंधों पर ढो रहा था। पापा जी, सुचेता ने एक मिन्नत से लोकनाथ की खामोशी तोड़नी चाहिए और धीरे से बोली, आप क्या सोच रहे हैं पापा? वैसे मैं जानती हूं आप ना नहीं करेंगे। क्या? लोकनाथ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा। यह बेटी उसे बहुत प्यारी थी। उसकी बात उसने कभी नहीं टाली थी, पर वह हैरान था कि अगर कोई होनी वक्त के साथ मिलकर एक साजिश करने लगे तो उसकी बेटी को इस साजिश की समझ क्यों नहीं लग रही थी। क्यों? मैं कुछ दिन के लिए अपने साथ इसे ले जाऊं पापा? ये सोनी मुझसे नहीं संभलती। रीता को कुछ दिन के लिए मेरे साथ जाने दो ना। साथ में माँ ने भी हामी भरी। 1 महीने तक रीता का कॉलेज खुल जाएगा। यही छुट्टियों का 1 महीना है। 1 महीना ही सही, राजेंद्र भी जोर डाल रहा है। राजेंद्र बड़ा होनहार है, लोकनाथ को ख्याल आया, और फिर अपने जवाई के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे लगा कि कोई होनी एक पागल कुत्ते की तरह है क्या? अच्छे लड़के को काटने के लिए तिलमिला रही थी। वह तन कर खड़ा हो गया, ऐसे जैसे वह उसे पागल कुत्ते से बचा सकता था। मैं अगले महीने खुद आकर रीता को छोड़ जाऊंगा, राजेंद्र ने धीरे से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोकनाथ ने जरा सख्ती से कहा। सबने घबराकर पहले लोकनाथ की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर, जैसे उन्होंने लोकनाथ की आवाज नहीं सुनी थी, किसी बड़े अजनबी की आवाज सुनी थी। और लोकनाथ के कानों में वही चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज, वही गंध उसके नाक में रची बसी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत
पसंद हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, आपके विचारों को जानने का मौका देते हैं। आपके सहयोग के लिए, प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मेरे फिर से आने का इंतज़ार करिए।